हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखे थे एक स्ट्रेट कंडक्टर में कितना होता है और एक करंट कैरिंग लूप सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। लूप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिला था। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को पता चला था वो डीपी कितना आया था, μ0I/2r इतना आया था। ठीक है, μ0/2r ये सेंटर पर आया था। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में इतना मैग्नेटिक फील्ड आया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे, तो अब हम लोग निकालेंगे इसमें एक लूप लेंगे। ठीक है, और लूप के एक्सिस पर देखेंगे। हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से दिए, मैग्नेटिक फील्ड का नया कंसेप्ट हम लोग पढ़े इंट्रोडक्टरी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्जेस कैसे कैसे मोशन करता है। ठीक है, हेलिकल मोशन के बारे में पढ़े, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े, उसको कंपेयर किए इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट कंडक्टर में कैसा लूप बनाता है, सर्कुलर लूप बनाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो कितना आया था μ0I/2r। ठीक है, सपोज कीजिए इससे इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट से कि अगर एक फिगर आपको दे दिया जाए ऐसा। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है O के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, dB/O। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा। फिर हम लोग देख सकते हैं ऐसा भी क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में कि ऐसा है। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का कोई फिगर रहेगा। ठीक है, या फिर हम लोग मान के चलते हैं कुछ एंगल पर देखते हैं, एंगल पर कितना होता है। ये पहले इसका आंसर क्या होगा कि O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग पूरा सर्कल के बारे में पढ़े थे, करंट कैरिंग लूप में सेंटर पर कितना होता है μ0I/2r। तो इसमें कितना हो जाएगा, हाफ μ0I/2r। ठीक है, सिंपली। अगर ये क्वार्टरली रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ एंगल में रहेगा, ठीक है, सपोज कीजिए इतना एंगल में है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा μ0I/2r। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डिवाइड दे देंगे 360/थीटा। जो जितना भी थीटा दिया हुआ रहेगा उसको 360 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना थीटा आएगा उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे ये सब चीज़ें से हम लोग को पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अलग अलग लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, हम लोग सर्कुलर कॉइल का वैल्यू निकाले, उसके थ्रू हम लोग जो है अलग अलग क्वार्टरली हो या सेमी सर्कल हो या कुछ एंगल पर हो तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड at the axis of current carrying circular loop। current carrying circular loop। यहाँ से हम लोग को बहुत सारा कंसेप्ट जो है रिलेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस पर कितना बनता है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले तो सपोज कीजिए हम लोग 3D एक ले रहे हैं लूप। ठीक है, ये रहा लूप। ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप को हम लोग इस तरह का फेस बना दिए। ठीक है, आउटलेट बना दिए और उसको हम लोग देख रहे हैं एक सरफेस से। सपोज के लिए यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल पोर्शन है और इसको ऐसे रखती है। एक्सिस क्या होता है, अगर यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है तो एक्सिस पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस पॉइंट हम लोग समझते हैं ये एक्सिस पॉइंट हो गया। इसका एक्सिस यहाँ पर होगा कुछ,
और जब इसको ऐसे कर देंगे तो इसका एक्सिस इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो उसके सेंटर से अगर हम लोग एक्सिस देखें तो ऊपर होगा एक्सिस यहाँ पर, और यही कॉइल को अगर ऐसे कर दे तो ये इसका एक्सिस इधर बनेगा। तो सेम हम लोग किए हैं क्या, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर इसका अच्छा सा थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा लूप। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से कुछ एक्सिस पर, इसका एक्सिस ये वही चीज बोल रहे हैं, अगर ये सर्कल है ऐसे रखा हुआ तो इसका एक्सिस यहाँ है, तो इसका एक्सिस कहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह एक्सिस बनता है, ठीक है। तो इसका एक्सिस यहाँ पर हो गया। सपोज कीजिए ये एक्स डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट कितना है पी, ठीक है, और इस पर करंट कितना जा रहा है, आई करंट, ठीक है, आई करंट चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है, there is a current carrying loop of radius a। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये रहा इसका रेडियस a, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, सब कुछ ऐसे, इसका रेडियस कितना है a, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई। करंट कितना है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। There is a point P. There is a point P at a distance of x. At a distance of x from एक्स डिस्टेंस कहाँ से, इस चीज को लिखना जरूरी है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस सेंटर से है, लेकिन कहाँ पर है, एक्सिस पर। यहाँ सेंटर से तो अलग अलग डायरेक्शन पर भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर, तो लिखना है एग्जैक्ट क्या है, ये सेंटर पर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर टू द एक्सिस there is a point P at a distance of x from center to the axis of current carrying loop लिख सकते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x हो गया और ये पॉइंट का नाम क्या दिए, P, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, P है ये, ठीक है, x सेंटीमीटर। अब सपोज कीजिए यहाँ पर dl करंट है, ठीक है। करंट एलिमेंट कितना है, dl। हम लोग करंट एलिमेंट के बारे में बात किए थे। करंट एलिमेंट क्या, सोर्स है, सबसे छोटा सोर्स, सबसे स्मॉलेस्ट सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको डीएल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डीएल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से भी बनेगा, इसको भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग एक्सटेंड करके भी देखेंगे, इसको यहाँ तक हो सकता है, ये पॉइंट P है, एक्सटेंड करके, ठीक है। सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ डीएल से क्या है, एक करंट एलिमेंट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। हम लोग क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड dV एट पॉइंट P। क्या करना है हम लोग को, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका एक्सिस है ये, ठीक है। एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, सेम यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये डिस्टेंस जो है r है, ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, और इसका रेडियस कितना है, a है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं dl और r में कुछ एंगल होता है, तो ये जो dl और r है, dl का सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसे सर्कुलर कॉइल है, ठीक है।
डीएल का डायरेक्शन इधर है और डीआर ऐसे है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ मेजरेबल देख नहीं पा रहे हैं, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या थीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया थीटा, तो यहाँ से जो डीबी निकला कितना निकला, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ये निकला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर अनदर डीएल, for another DL which is diagonally diametrically opposite to देखिए इसके बारे में हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद इससे, तो ये क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है, फॉर अनदर डीएल विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमेट्रिकली लिख रहे हैं, ठीक है, इसको डायमीटर मान के चल रहे हैं हम लोग इस एक्सिस का, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ है, इसके कारण भी हम मैग्नेटिक फील्ड मान, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सपोज कीजिए हम लोग क्या पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर यूज आ रहा है डीएल और आर और बी, सबका डायरेक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बी का डायरेक्शन क्या होता है, डीएल और आर जिस प्लेन पर हो उससे 90 डिग्री। फिर से डीएल और आर एक प्लेन पर है जो कुछ एंगल बना रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री उसके प्लेन से। तो हम लोग सपोज कीजिए ये एक प्लेन है, तो एक प्लेन यहाँ मान लेते हैं, ये है, ठीक है, ये हो गया दूसरा प्लेन जो कि 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए ये हम लोग फील्ड बना रहे हैं, आ रहा है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा फिगर कंजस्टेड हो जा रहा है, ठीक। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री इसके प्लेन से, ठीक है, एक प्लेन में डीएल, इस प्लेन पर डीएल और आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है, दूसरा प्लेन में, ठीक है। प्लेन को समझना बहुत जरूरी है, ये एक प्लेन है और अगर ये इस प्लेन पर कुछ एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है या फिर ऐसे बाहर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस का प्लेन पर क्या है, ये 90 डिग्री बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ये पी पॉइंट को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये पी है, ठीक है, इस पॉइंट को पी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग वेक्टर फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा dv cos थीटा, या फिर हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो एंगल कितना है, ये एंगल, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एंगल थीटा बना, उसको केस देख लिए और उससे मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला, ठीक है। और इस केस में जब हम लोग यहाँ लेंगे तो इसको फाई मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल से हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। थीटा लेंगे तो दोनों केस में एक ही एंगल हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एंगल अलग हो, यहाँ पर अलग है, तो रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, ठीक है। ये फाई है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये भी फाई होगा। अगर एक देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, उससे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, वहाँ से जो है सेम एंगल पर लाइन बन रहा है, तो ये थीटा क्या बन रहा है, सेम हो रहा है, पाई जो है सेम है, ठीक है। यहाँ से ये जो निकला, और यहाँ पर क्या होगा, db साइन फाई, और यहाँ भी क्या होगा, db साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से समझने वाला बात ये है कि ये जो है वेक्टर फॉर्म में तोड़ दिए इस मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये ऐसा है, सपोज कीजिए ऐसा है और ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि db साइन फाई और db साइन फाई, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, ठीक है, फिर से हम लोग बना देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से db साइन फाई है, db साइन फाई, ये क्या है, db cos फाई, और ये क्या हो गया, db cos फाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे db इज परपेंडिकुलर to the plane containing DL and R, okay, DL and R। DB का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL and R, वही चीज है, DL और R इस प्लेन पर है, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग 3D कैसे दिखाते हैं, जब भी एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर पूरा स्ट्रेट नहीं रहता, ऐसे रहता है या फिर ऐसे रहता, तो 3D को दिखाने का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक्स वाई प्लेन रहता है क्या, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या पता चला, डीबी का डायरेक्शन पता चल चुका है, ठीक है। अब हमको इसके थ्रू जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको देखना है, तो इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से पता चला कि डीबी कितना निकल रहा है और डीबी का डायरेक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू डीबी हम लोग को पहले पता चल चुका है कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अब आगे देखेंगे कि ये फाई के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कितना होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम dB cos phi cancel each other due to opposite direction, while sin phi add up। इसे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़े हैं, ठीक है, तो dB cos phi इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और ये dB sin phi जो है इसके लिए जो इसके कारण जो dB sin phi बन रहा है और इसके कारण तो क्या हो रहा है, दोनों एड अप हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से dB क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इतना बना, ठीक है, आइडियल साइन फाई आर स्क्वायर। अब हम लोग साइन का कंसेप्ट यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट पर डीएल के लिए निकाल रहे हैं। डीएल के कारण हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि करंट एलिमेंट जो है वो एक छोटा सा जगह को बताता है, छोटा सा लेंथ के लिए है, तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पूरे डिस्टेंस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ये आर डिस्टेंस जो है वो पूरे हम लोग अगर एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो पूरा डीएल तक निकाल सकते हैं। पूरा डीएल को इंटीग्रेट करके हम लोग जो है आर डिस्टेंस तक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यही हम लोग पिछले केस में भी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में भी निकाले, वहाँ पर भी डीएल का कंसेप्ट से निकाले और डीएल को इंटीग्रेट करके जो है उसके सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, डीबी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सब बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर करंट सेम है, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। साइन फाई जो है वो कांस्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेट क्या होगा, डीएल। डीएल को इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले इस चीज़ को मान चुके हैं कि डीएल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कोई एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के रेफरेंस पर हम लोग उसका शेप जैसा भी हो, सर्कुलर हो या फिर अलग अलग शेप का हो, उसके शेप के अनुसार हम लोग फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि डीबी कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, सॉरी डीएल लिखने बोल रहे हैं, हाँ सॉरी आइडियल, आई है साइन फाई, डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। और डीएल क्या हो जाएगा, इसका फिर से वही है, सेंटर पर निकाले तो वही है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा डीएल इसका पूरे सर्कल के लिए। हम लोग निकाल किसके लिए रहे, ये करंट करेंट लूप के लिए ही निकाल रहे, सर्कुलर लूप के लिए, लेकिन निकाल कहाँ रहे, एक्सिस पर। तो एक्सिस के लिए हम लोग क्या किए, कुछ डिस्टेंस को मान लिए, और वो डिस्टेंस क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब क्वेश्चन हम उठ रहा होगा मन में कि ये एक्स का क्या काम है, तो हम लोग आगे देखेंगे इसका कैलकुलेशन में एक्स जो हेल्प करेगा इस आर का वैल्यू निकालने में, ठीक है। और इसका कुछ काम नहीं है, हम लोग को क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ रहता है उतना ही उसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं डीएल को इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ से 2 पाई से 2 कट गया और आर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर साइन फाई अपॉन, सॉरी आर नहीं बचा, कितना बचा, म्यू नॉट आई साइन फाई, ये आर से क्या हो गया, आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 2r, कितना बच गया, 2r बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यूज को उसके वैल्यू को है जो उसके प्लेस पर रख देंगे एक्स के टर्म में। हम लोग निकाल क्या रहे, एक्स के टर्म में। हम लोग डायपोल का केस में भी एक्स मान चुके थे उसके सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ भी इसका आंसर हमको किसके टर्म में चाहिए, इस एक्स के टर्म में। तो इसका मतलब क्या, इस आर का वैल्यू हमको इस एक्स के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB म्यू नॉट आई, समझना है,
साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, आर, ठीक है, तो यहाँ बचा क्या 2r, ठीक है। उसके बाद म्यू नोट आई साइन फाई, तो साइन फाई का वैल्यू, साइन का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स है, ये रेडियस ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू 1/1 नहीं होगा। साइन क्या होता है, साइन हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन क्या होता है, साइन थीटा p/h, ये होता है p/h। तो यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p है h, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ये h हाइपोटेनस निकालना है, तो p/sin फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, देख लेते हैं यहीं पर इंटीग्रेट करके, म्यू नॉट आई साइन फाई इज इक्वल टू p/h। तो p का वैल्यू क्या है, p यहाँ पर i है, a है, सॉरी i बोल रहे, ये डिस्टेंस लेना है, p a होगा, h क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट पहले ध्यान देना है। हम लोग इस ट्रायंगल को कैसे माने कि यहाँ पर 90 डिग्री है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको ऐसा नहीं देखना है, इस जब हम एक प्लेन पर इसको देखेंगे ना सीधा, तब पता चलेगा कि ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये जो एंगल जा रहा है डीबी निकाल रहा है वो बना रहा है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। आर का वैल्यू यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा ए स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ एक्स हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, इससे अपोजिट होता है, ये सब बेसिक चीज़ है। परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ए हो गया बाई एक्स हो गया। तो ए का वैल्यू क्या निकल रहा है, ए तो ए ही है, और एक्स का वैल्यू किसके टर्म में से, ये आर का टर्म में, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हाफ। ये समझना है, लिखने का मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको समझना है कि ये आया कहाँ से, ठीक है, ये 90 डिग्री का केस से आया। उसके बाद यहाँ से जब x मेरे पास आ रहा है, तो x का वैल्यू r के टर्म में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग r को जो है कंसिडर किए, r को लेट किए, जब लेट कर रहे थे तो r को किए थे, ठीक है, तो हमको फॉर्मूला किसके टर्म में चाहिए, r के टर्म में, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ हो गया, यहाँ से निकला क्या, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ निकला। साइन फाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, ये निकला, ठीक है। अब हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हाफ लिख देते हैं हम लोग पहले, हाफ तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग एक्स के टर्म में, तो कितना निकलेगा, R इज इक्वल टू R क्या कम हो जाएगा, R निकालने का, R इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, इसको यहाँ लिखना नहीं है, दिखाना नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको समझना क्या, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से हमको r का वैल्यू और x का वैल्यू निकालना, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं आप, तो वह इसको कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ है, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू नॉट आई अपॉन ए, यहाँ पर ए था क्या, नहीं था, म्यू नॉट आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, ठीक है, 1/2 ऐसे है, ठीक है, 1/2 पहले से था। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2π से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2π, ठीक है, तो 2π से क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, ठीक है, तो ये हो गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन ए, यहाँ क्या हो जाएगा 2π से कर रहे हैं, तो 2π यहाँ हो गया, और यहाँ 2 × 2 क्या हो गया 4π हो गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है।
एक बार फिर से देखते हैं क्या है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन फाई बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही है। उसके बाद क्या है, हम लोग साइन फाई को निकाल दिए, आई और आर स्क्वायर को निकाल दिए, और डीएल को क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, और डीएल से क्या निकला 2 पाई आर, और 2 पाई आर से क्या हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ बचा क्या, म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन 2r, ठीक है। इतना मेरे पास निकल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ये जो साइन फाई है और 2r है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, पाई a स्क्वायर ले सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो इसको सीधा लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर क्या है, पाई a स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया, तो इसको एरिया लिख सकते हैं। तो आई क्या क्या बचा, 2i a, ये क्या पर, ये क्या है, यहाँ पर एरिया है पाई a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। म्यू नॉट ए आई, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर साइन का वैल्यू निकाले, ठीक है, और यहाँ से क्या कर दिए, आर का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। अब पुट कर दिए आर का वैल्यू ये आया था, और यहाँ पर क्या था 2, ये 2 को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये 2 आगे जाके हम लोग को हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई होकर 4 पाई। हम लोग इसको काहे किए, इससे हम लोग का रीजन होता है, हर चीज़ को करने के लिए एक रीजन होता है। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हमको जो है ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू पता है, जबकि इस एक्सप्रेशन में म्यू नॉट बाई 4 पाई नहीं आ पा रहा था, ठीक है। जिस चीज़ का हमको वैल्यू एग्जैक्ट पता है, उस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग फॉर्मूला लाएंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ईजी होगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और बचा क्या, यहाँ पर पाई बच जा रहा है, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर निकल गया, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, एरिया निकल गया, और यहाँ से क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग आगे इसको करते हैं फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ए जो होता है, ये ए जो है, ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ए इज वेरी 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 स्मॉलर देन एक्स, एक्स बहुत बड़ा है। एक छोटा सा सर्कल लेंगे, छोटा सा सर्कल, और इसका एक्सिस अगर यहाँ रखते हैं, इसका एक्सिस यहाँ तक रखते हैं, तो इसका जो रेडियस होगा वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। तो अगर ए छोटा है तो ए को यहाँ पर क्या कर सकते, हटा सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ से क्या आया, 2ia अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझना है कि अगर ए स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि ए जो बहुत छोटा है एक्स से, ठीक है। तो अगर ए, और तो यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर, इसको समझना है कि एक्स स्क्वायर का पावर अगर 3/2 है तो 2 कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जो है समझना है ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ बचा क्या, एक्स क्यूब बचा, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को पता चला, ठीक है। यहाँ पर 4n टर्म्स भी लिख सकते हैं, 4n टर्म्स। n टर्म्स मतलब क्या, कि ये जो कॉइल है उसमें n नंबर्स ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA बाई एक्स क्यूब। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ से हम लोग को एक कंसेप्ट पता चलता है, क्या पता चलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का केस हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये NIA है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस चीज़ को याद रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू जब रहता था तो वहाँ पर डाइपोल जो है क्रिएट होता था। उसी तरह जब मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और अगर इस पर सर्कुलर कॉइल में करंट मूव कर रहा है तो डाइपोल क्रिएट होगा, ठीक है। डाइपोल क्रिएट हो रहा है, उसके कारण डाइपोल मोमेंट बन रहा है। और डाइपोल मोमेंट कितना होता है, तो डाइपोल मोमेंट का जो, अगर हम उसको बड़ा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NIA, ठीक है।
इस चीज को देखा गया, इसको प्रैक्टिकली जब करके देखा गया तो एम क्या था, NIA, जितना करंट फ्लोइंग हो रहा है उस सर्कुलर कॉइल में और उसका एरिया कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो M इज इक्वल टू NIA, तो यहाँ से हम निकला क्या, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x3, ये एक्सिस पर निकला, एक्सिस पर इतना निकल गया। अब इस फॉर्मूला को देख के हम लोग को कुछ याद आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक केस में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में, अब उसको यहीं पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में बस क्या है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कांस्टेंट जो होता है, जो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या जो भी है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर। तो इलेक्ट्रिक का केस में अलग नेचुरल चीज़ है, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट माना गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में म्यू नॉट, ठीक है। तो कांस्टेंट में डिफरेंसेस हो सकता है, क्यों, क्योंकि नेचर कुछ कुछ चीज़ को अलाउ करता है बढ़ाने में, कुछ कुछ चीज़ को अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस, एक्सिस पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग निकालते थे वो कितना निकलता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना निकल रहा था, 2p/x3। अगर याद हो पहला चैप्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकल रहा था कहाँ पर, एक्सिस पर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी भी है जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा शो करता है। बस डिफरेंसेस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो यहाँ से 2m/x³ है और यहाँ 2p/x³, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या है, यही चीज़ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो दोनों अपना अपना जो है डाइपोल क्रिएट कर रहा है। तो दोनों इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चला कि जो मैग्नेट भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से कुछ कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ के बारे में एक नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर पता चलेगा कि इतना जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर निकला है ये बाहर मैग्नेट से सेम है। बाहर मैग्नेट को हम लोग जब देखेंगे ये दोनों केस समझ में आएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक में इतना होता है और मैग्नेटिक में इतना होता है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में, ठीक है। और अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो फॉर्मूला से इसको डेराइव किए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अगर करंट दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल के भी पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आई और ए में फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में इसलिए लाया गया क्योंकि जब बार मैग्नेट के केस में देख रहे थे हम लोग, तो बार मैग्नेट जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा बार मैग्नेट में हम लोग जो है करंट उरेंट का इशू नहीं आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है करंट कैरिंग कॉइल है, वहाँ पर मैग्नेट है, उसके पास नेचुरल कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सिस पर वो इतना होता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली क्रिएट कर रहा है, उसके पास ना ही इलेक्ट्रिक करंट है ना ही एरिया का कोई इशू है। तो हम लोग इससे कंपैरिजन करने के लिए, देखने के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है बार मैग्नेट से और सर्कुलर कॉइल से वो सेम है, और सेम है तब इस केस को बताएगा कि M = NIA होगा। और इससे पता चला कि बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्स एक्सिस पर, सपोज कीजिए ये रहा एक बार मैग्नेट को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं छोटा सा, कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ टू नॉर्थ है। और अगर यहाँ से एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स डिस्टेंस पर ले P पॉइंट पर, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, सेम μ0/4 पाई 2m/x³। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर, ध्यान से सुनिएगा, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर अगर एक बार मैग्नेट रखे, कैसा रखना है, बार मैग्नेट रखना है जो उसके एक्सिस पर रहे, ठीक है, उसके एक्सिस के सामने रहे, सेंटर पर रहे और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ठीक है, कहीं भी नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर हम लोग इस केस पर ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस केस पर मैग्नेट अगर बार मैग्नेट को रखते हैं तो इस तरह डिस्टेंस पर ये सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, दोनों जो है सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी से हम लोग को आगे जाके पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स क्या है,
हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। इससे क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ना कि मैग्नेट। अगर मैग्नेट रहता उसका सोर्स तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किससे निकलता, मैग्नेट से। लेकिन जब पता चला कि करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो देखा गया उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो कि सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जितना मैग्नेटिक मटेरियल बनाता है, जितना बार मैग्नेट बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी जब सोलेनॉइड का केस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है कि बार मैग्नेट कैसे जो है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखेंगे कि ये एक्सिस का केस है, तो एक्सिस में इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इतना है और इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पता चला। इसके बाद हम लोग इसी का एडवांस्ड फॉर्म पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग गॉस लॉ से कंपेयर करेंगे। गॉस लॉ हम लोग क्यों पढ़े थे, गॉस लॉ पढ़ रहे थे, वहाँ पर देख रहे थे कि चार्जेस का क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है कोई क्लोज सरफेस में जाता है। उसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड के केस में देखेंगे तो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, एक सोर्स से निकल रहा है एक सोर्स से जा रहा है अंदर। पॉजिटिव क्यू का क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, और नेगेटिव क्यू में क्या हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो टर्मिनेट अलग हो रहा था और निकल अलग से रहा था। लेकिन मैग्नेटिक का केस में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, हम लोग उसका प्रॉपर्टी में लिखे थे कि उसका प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या क्लोज लूप बनाता है। और क्लोज लूप में क्या होता है, इसके बारे में और पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है जिसके कारण कोई क्लोज सरफेस में जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, हम लोग फ्लक्स का केस पढ़े। ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। आज हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, उसके सेंटर से उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग आज डेरिवेशन किए ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन को रखना नहीं है। साइन फाई और आर ये सब का वैल्यू निकालने आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ें, इतना दिमाग में रखना है कि एक सर्कुलर कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। सोर्स मीन्स अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कुछ कैसे हम लोग जो है मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे ना तो इसको और चीज़ और डीपली से जानेंगे कि मैग्नेट में क्या होता है। ऐसा मैग्नेट में तो करंट नहीं है अगर सोर्स से, तो वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर लूप के जैसे। सर्कुलर लूप में करंट है इसका मतलब क्या, वहाँ भी चार्जेस मूव कर रहा है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बेसिक फॉर्म में हम लोग जाएंगे तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चार्जेस के मोशन से, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्जेस का ही फॉर्म है। तो जब इलेक्ट्रॉन भी मूव करे कोई सब्सटेंस में, ठीक है, और सर्कुलर फॉर्म करे तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो नेचर ने कुछ ऐसा मटेरियल बनाया है जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के जैसे वो मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है। और उसका रीज़न हम लोग को यहाँ से पता चला जब दोनों का केस में देखें हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग लूप ले रहे हैं, और अलग जो सोर्स है मैग्नेट उससे कंपेयर करके देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे हमको ये चीज़ पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या, करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का मूवमेंट है। सपोज कीजिए आयरन है या फिर ये मार्कर है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है, कंडक्टर नहीं है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम लोग आयरन का बात करेंगे तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, वहाँ मूव कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो रैंडम मोशन कर रहा है। कुछ नेचर ने कुछ मटेरियल ऐसा बनाया है जहाँ पर जो है एक पैथेटिकली जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक पाथ को फॉलो करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, उसके कारण क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता है, रिपेल कर पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत लेट से समझ में आया, तो हम लोग को बहुत लेट से इसको डिस्कवर किया गया। क्यों, क्योंकि इस पर रिसर्च चलने बहुत टाइम लगा। क्यों, क्योंकि इसका सोर्स ही नहीं पता चल रहा था उस समय। जब करंट से इसका मैग्नेटिज्म का रिलेशन बनने लगा तब हम लोग को इसका एग्जैक्ट सोर्स के बारे में पता चला। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एप्लीकेशन में सोलेनॉइड, टोरॉइड वगैरह जो भी मटेरियल है हम लोग उसको जो है एसीएल से यूज़ करके बनाएंगे।
ACL ना भी यूज करें तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ACL क्या है, एडवांस फॉर्म है इसका, ठीक है। बायो सर्वट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और NCERT बुक को जरूर पढ़ें, ठीक है।